मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे न्यूज इन न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाल, मेरे साथ मौजूद है अवधेश और हर्षा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देखिए, अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन आज 5वें दिन भी जारी रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट अब आखिरी चरण में है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आतंक के खिलाफ अभियान लगातार 5वें दिन भी जारी है। सेना के जवान किसी भी कीमत पर अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए बेताब है। आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया गया है। अब बस अंतिम प्रहार बाकी है। दोनों तरफ लगातार गोलीबारी हो रही है। सेना ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से जंगलों में हमले कर रही है। सूत्रों ने दावा किया है कि मुठभेड़ वाली जगह पर ड्रोन के जरिए 2 शवों को देखा गया है, जिसमें से एक शव आतंकवादी का है, वहीं दूसरा शव शुक्रवार को शहीद हुए जवान का है। हालांकि दोनों शवों को अभी तक घटनास्थल से बरामद नहीं किया जा सका है, क्योंकि गोलीबारी हो रही है। अभी भी 2 आतंकियों के जमीन के नीचे बनी गुफानुमा ठिकाने में छिपे होने की बात कही गई है, जो सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे हैं। बुधवार सुबह शुरू हुई मुठभेड़ में सेना के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अफसर समेत 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। इस मुठभेड़ में अभी तक 6 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से जहां पहले बताया जा रहा था कि स्थानीय आतंकी उजैर खान समेत 2 आतंकी घिरे हुए हैं, लेकिन अब ये पता चला है कि उजैर के साथ कम से कम 2 आतंकी और हैं जो हमला कर रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर ओवैसी तक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों और सेना के अधिकारियों की शहादत पर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। जहां कांग्रेस का कहना है कि जवानों की शहादत वाले दिन बीजेपी जश्न मना रही थी, वहीं बीजेपी ने कहा है कि करारा जवाब दिया जाएगा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम 4 दिन बाद भी 2 शब्द नहीं बोले हैं। जिस वक्त वो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कर रहे थे, मुठभेड़ करते हुए जिस वक्त वो शहीद हुए, उस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। जश्न को बीच में रोकना नहीं चाहिए था। क्या जश्न मनाना सही था? पूरे देश को बड़ा दुख हुआ। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को घेरते हुए पुलवामा से लेकर क्रिकेट मैच तक की बात याद दिला दी। पुलवामा में जो नरेंद्र मोदी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था, अब क्यों नहीं दिखा रहे आप गुस्सा अपना? आज फिर हम देखते हैं कि कर्नल, मेजर और DSP की मौत होती है और हम क्रिकेट मैच खेलेंगे अहमदाबाद में। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम मोदी देश के कारीगरों और पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक काम करने वालों के लिए एक योजना लेकर आ रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना जो होने वाली है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना के लाभ क्या है और कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। पीएम मोदी आज विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के शुभारंभ का कार्यक्रम दिल्ली के द्वारका में बने कन्वेंशन सेंटर में सुबह 11 बजे रखा गया है। इस योजना से क्या क्या लाभ मिलेगा, इसे भी जान लीजिए। पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर कारीगरों का बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलेगा। औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए की मदद मिलेगी। बिना कुछ गिरवी रखे 5% के ब्याज पर पहले 1 लाख रुपए का लोन, फिर जरूरत पड़ने पर दूसरी किश्त में 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। अब ये जान लीजिए कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकेंगे। बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार यानी छोटे हथियार बनाने वाले, लोहार, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, नाई, माली, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, पारंपरिक खिलौना बनाने वाले, बुनकर यानी टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, मोची, हथौड़ा और टूल किट निर्माता और मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 1300 करोड़ का बजट रखा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी देश के सबसे बड़े और भव्य कन्वेंशन सेंटर की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के द्वारका में बने कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करने वाले हैं। ये कन्वेंशन सेंटर दिल्ली मुंबई हाईवे पर बना है, जिसे यशोभूमि नाम दिया गया है। इसकी भव्यता का अंदाजा इसकी खासियत से लग जाता है। 8.9 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला ये सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा MICE है। कन्वेंशन सेंटर 73,000 स्क्वायर मीटर में बना है। इसमें 15 कन्वेंशन सेंटर है। एक ग्रैंड बॉल रूम भी है, जिसमें मीटिंग के लिए 13 कमरे बने हैं। इसमें लगभग 11,000 प्रतिनिधि तक भाग ले सकते हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा LED मीडिया पैकेट बना है। कन्वेंशन सेंटर के प्लेनरी हॉल में 6,000 लोग बैठ पाएंगे। इसका ऑडिटोरियम भारत का सबसे आधुनिक ऑटोमेटेड सीटिंग सिस्टम होगा।
यशोभूमि में दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी हॉल भी बना है। ये 1,07,000 स्क्वायर मीटर में है, जिसमें प्रदर्शनियां, व्यापार मेला, बिजनेस इवेंट आयोजित किए जा सकेंगे। फिलहाल विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर द्वारका में तैयार हो गया है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी आज विश्वकर्मा दिवस पर उद्घाटन करने वाले हैं। तो विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ होगा। आज नए संसद भवन के प्रवेश द्वार पर तिरंगा लहराने का कार्यक्रम है, लेकिन कुछ सहयोग इस मौके को खास बना रहे हैं। क्या है ये सहयोग, रिपोर्ट देखिए। आज यानी 17 सितंबर को सुबह 9:30 बजे नए संसद भवन के गज द्वार पर तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन इस दिन को आज के संयोग खास बना दे रहे हैं। संयोग यह है कि आज के दिन ही सृष्टि के सृजनकर्ता और पहले शिल्पकार विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन इंजीनियरिंग की मिसाल देश के नए संसद भवन के प्रवेश द्वार पर तिरंगा फहराया जाएगा और अगले दिन से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होगी। इस मौके को एक और संयोग खास बना रहा है, पीएम मोदी का जन्मदिन। आज ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। बता दें कि विश्वकर्मा जयंती पर देश के सभी इंजीनियर्स अपने उपकरणों, औजारों की पूजा करते हैं। साथ ही सभी इमारतों की भी पूजा होती है। इसी बात का ध्यान रखते हुए सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने संसद भवन को तिरंगे से सुशोभित करने का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले एजेंडे पर बात करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्ष इसी मांग करता आ रहा है। क्या कुछ मांगे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 18 सितंबर से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र चलेगा, जिसमें 5 बैठकें होनी हैं। अब सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा बताने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 17 सितंबर को शाम 4:30 बजे बुलाई गई है। बता दें कि विपक्ष संसद के विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की लगातार मांग कर रहा था। सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। संसद के विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन से जुड़ा बिल, अधिवक्ता संशोधन बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल आएगा। तो वहीं एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता सहित कई संविधान संशोधन समेत बिल पेश होने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस पर हंगामा होना तय है। संसद के विशेष सत्र के साथ इस बार संसद के कर्मचारियों की ड्रेस भी विशेष रहने वाली है। दरअसल इस बार संसद के कर्मचारियों के लिए एक नया ड्रेस कोड तय किया गया है, जिस पर कमल के फूल जैसी आकृति है। और एक दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश और लालू पर एक के बाद एक जमकर वार किए। शाह ने लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत का दावा भी ठोक दिया है। अपने 4 घंटे के बिहार दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार सरकार पर जमकर बरसे। झंझारपुर की जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लालू नीतीश की जोड़ी को तेल पानी वाली बताया और साथ ही दावा किया कि इस बार एनडीए गठबंधन 40 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगा। जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है। तेल और पानी एक नहीं हो सकते। 2024 में बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रहे हैं। झंझारपुर से बात जंगल राज तक पहुंची तो सीएम और डिप्टी सीएम ने मोर्चा संभाल लिया। हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है। मणिपुर में जो आग लगा, कम से कम उस आग को तो बुझाएं। वहाँ चुनाव तो आते जाते रहेंगे। अमित शाह ने बिहार के शिक्षा मंत्री के साइनाइड वाले बयान पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सब एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। न्यूज एंड व्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का सियासी पारा अपने चरम पर है और कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर खुलकर हमला कर रहे हैं। इस बीच सिंधिया और दिग्विजय आमने सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच खूब जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को लेकर बड़ा हमला बोला है। दिग्विजय ने कहा कि सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो महाराज थे और आज जब बीजेपी में हैं तो वो भाई साहब बनकर रह गए हैं। हम उनको महाराज 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 करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। दिग्विजय का तीर जैसे चुभने वाला बयान जब सिंधिया के कानों तक पहुंचा
तो वो भी भला कहाँ चुप रहने वाले थे। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय का कांग्रेस में सम्मान ही नहीं बचा है, कांग्रेस के पोस्टर में उनका चेहरा तक नहीं है। दिग्विजय सिंह जी का चेहरा कांग्रेस ने अपने पोस्टर में से हटा दिया है। क्या यही मान सम्मान कांग्रेस पार्टी अपने 2 टर्म के चीफ मिनिस्टर को दे रही है? दरअसल कांग्रेस एमपी में सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। बड़े बड़े पोस्टर छपवाए गए हैं, जिसमें खड़गे, राहुल और प्रियंका, पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत अन्य नेताओं के फोटो हैं। लेकिन भोपाल में लगे बैनर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ही फोटो गायब है। और अब बात करते हैं खेल के मैदान की। एशिया कप में दिल थामकर बैठने वाले मुकाबले की घड़ी आ गई है, यानी कि फाइनल का मुकाबला। एशिया कप के फाइनल में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। देखते हैं दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी है। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मैच दोपहर 3 बजे कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जाएगा। दोनों टीमों का यहां तक पहुंचने का सफर कैसा रहा, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि दोनों टीमों ने अब तक कितने एशिया कप अपने नाम किए। इस लिस्ट को टॉप करती है भारत की टीम। भारत ने अब तक 7 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। वहीं श्रीलंका की टीम 6 बार एशिया कप का फाइनल जीतकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। लेकिन आपको बता दें कि 2022 यानी पिछला एशिया कप श्रीलंका नहीं जीता था। इस बार के एशिया कप की बात करें तो इसके लीग मैच में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। भारत ने कुल 5 मैच खेले, जिनमें से 3 में जीत हासिल की तो 1 मैच में हार मिली, 1 मुकाबला रद्द हो गया। वहीं श्रीलंका की टीम ने भी 5 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत हासिल की तो 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल भारत और श्रीलंका की टीमें एशिया कप में 23वीं बार आमने सामने होंगी। भारत 8वीं बार चैंपियन बनने उतरेगा तो कप्तान ताशुन शनाका की अगुवाई में श्रीलंका की नजरें भारत के रिकॉर्ड की बराबरी करने पर होंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।